हो सकता है। तो आरसी सर्किट होता क्या है बेटा, उस पे हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरसी सर्किट, तो अपने पास एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस होगा, है ना, कैपेसिटर भी लगा होगा और यहाँ पर ईएमएफ लगा होगा। क्या हम लोग आरसी सर्किट पढ़े थे क्या लास्ट क्लास कि नहीं पढ़े थे? थोड़ा सा आरसी पढ़ लिया था। चल, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हेलो। पढ़ा था। तो आरसी सर्किट में अपने पास क्या है, एक कैपेसिटर लगा है और एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यहां पर जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अच्छा, अपने को अगर ये दोनों चीज बेटा पता है, अपने को अगर ये दोनों चीजें पता है, तो हम लोग क्या क्या यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आर, ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस आर है, और यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होगा। हम लोगों ने एक बात जाना था क्या, कि आर जो रहता है वो हमेशा इन फेज विथ, इन फेज, और आर के लिए जो करंट होता है वो हमेशा इन फेज विथ क्या होता है, इन फेज विथ वोल्टेज होता है। तो जो रेसिस्टेंस से होकर करंट जाता है वो हमेशा इन फेज विथ क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल के इन फेज में होता है। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अगर आप बेटा वी टोटल पोटेंशियल लिखें, जो कि यहां पे इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो वो किसके बराबर वो होगा, वो होगा वी आर प्लस वीसी के बराबर। ठीक है। अच्छा, जरा याद करो बेटा, हम लोगों ने एक चीज लिखा था कि ये है करंट आई, ठीक है, ये है पोटेंशियल इन रेसिस्टेंस, और इधर रेसिस्टेंस के लिए ले रहे। दूसरा, अब याद करो, कैपेसिटर में, कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करता है या वोल्टेज लैग करता है विथ करंट, याद है क्या किसी को? एक वोल्टेज जो है वो हमेशा क्या करता है, लैग करता है करंट से इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो लैग कर रहा है, यानी यहां पर हम लोग वोल्टेज इन कैपेसिटर वीसी लिख देते हैं। ठीक है, वीसी लिख दिया। अब बेटा हम लोग के पास दो चीजें हैं, देखो यहां पर अपने पास कुछ डिस्टेंस पे होगा, या एरो लिख कर बताते हैं, ये है वी आर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई आर के बराबर। इधर है अपने पास क्या, वीसी, और वीसी किसके बराबर है, आई इंटू एक्सी के बराबर। एक्सी हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, कैपेसिटिव या रेसिस्टेंस है ना, याद है क्या, हम लोगों ने बात करा था इसमें। अब इस दोनों का रिजल्टेंट बेटा ये Z है, ठीक है, तो ये नेट पोटेंशियल है। यहां पर ही ये किसके बराबर है, ये है वीसी के बराबर। अगर ये एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा वीसी अपॉन वी आर के बराबर। वीसी है आई इंटू एक्सी, और वी आर है आई इंटू आर, तो ये है एक्सी अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अगर नेट रिजल्ट आपको निकालना हो Z, Z, तो Z कितना होगा बेटा, Z क्या था, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, और वो किसके बराबर था, वो था XC का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर मैं करंट इसके लिए लिखूं तो अपन क्या जानते हैं, ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो करंट के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, तो आई कैसा होगा, हमेशा लीड करेगा किससे, किससे, पोटेंशियल से, फॉर कैपेसिटिव सर्किट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितने से, थीटा एंगल से लीड कर रहा, कई बार फाई भी दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या यहां तक? इस प्रकार का है क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा, इन अ गिवन सर्किट, in a given circuit, in a given circuit, in a given circuit, when a dielectric slab, dielectric स्लैब, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से क्या कैपेसिटेंस में चेंज होना है वो आपको याद होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल। ठीक है, पहला ऑप्शन।
पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन मे इंक्रीज और डिक्रीज। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज, या चौथा ऑप्शन कांट से, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, बता रहा हूं। देख बेटा क्या बोल रहा, एक गिवन सर्किट है, तो सर्किट पहले कुछ इस तरह का है जिसमें एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा। यहां पे अपने पास कुछ एसी सोर्स लगा हुआ होगा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अच्छा, अब देख बेटा बल्ब कैसे ग्लो करता है। तो बल्ब जो ग्लो करता है वो पावर के कारण ग्लो करता है, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है अपने पास, है ना। सर्किट सीरीज में है तो आई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आई के साथ क्या चेंजेस होंगे। करंट कैसे निकलता है, करंट कैसे निकलता है, वो आता है ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस के कारण, और जेड आता है। जेड क्या होता है बेटा, जेड क्या होता है, जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यही होता है। क्या ये बात समझ में आया यहां तक बेटा। और एक्सी क्या होता है सर, एक्सी क्या होता है सर, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, चलो। तो अब डाइलेक्ट्रिक लगाने के कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लगाने के कारण जो सी डैश होता है वो कितना हो जाता है, के टाइम्स सी, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो एक्सी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर एक्सी डिक्रीज होगा बेटा तो जेड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि एक्सी और आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर जेड डिक्रीज होगा तो करंट कैसा होगा बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि क्योंकि z डिक्रीज हुआ। और करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो पावर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। और अगर पावर इंक्रीज होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल्ब का इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या, है ना। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ये सी डैश आ गया, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सी है तो एक्सी डिक्रीज होगा। अगर एक्सी डिक्रीज होगा तो एक्सी और जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक्सी डिक्रीज होगा तो जेड भी डिक्रीज होगा। अगर जेड डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर पावर इंक्रीज हो गया तो बल्ब का इंटेंसिटी कैसा हो जाएगा, वो भी इंक्रीज होगा। समझ में आया क्या। अ सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन, अ आरसी कॉम्बिनेशन, अ आरसी कॉम्बिनेशन is connected to, is connected to an AC voltage source, an AC voltage source of angular frequency, of angular frequency, angular frequency, angular frequency omega is equal to 500 radian per second. Omega is equal to 500 radian per second. If impedance of circuit is, if impedance of circuit is, if impedance of circuit is, z की वैल्यू किसके बराबर, r अंडर रूट ऑफ 1.25। if impedance of the circuit is, भाई साहब ये क्यों हुआ, if impedance of the circuit is, if impedance of the circuit is, if impedance of the circuit is r under root of 1.25, then time constant is, then the time constant, then the time constant, then the time constant is कितना होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आरसी सर्किट है तो उसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग कब पढ़ते हैं, जब ग्रोथ ऑफ चार्जेस या करंट हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ चार्ज भी
हम लोग जब पढ़ते हैं उसके बाद करंट का कैसा ग्रोथ या डीके हो रहा है वो भी हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर के टाइम पे, तब इसको पढ़ते हैं। तो टाइम कांस्टेंट दो बार आता है, एक एलआर सर्किट में, एक आरसी सर्किट में। एलआर सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट कितना होता है, एल बाई आर के बराबर होता है, और आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, आरसी के बराबर होता है। ठीक है, अब ट्राई करिए, इसको हिंट दे दिया मैंने, ट्राई करें आप। चलिए देख लीजिए, अपने पास क्या बोल रखा, अपने पास इंपेडेंस ऑफ द सर्किट दे रखा है। तो Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है R अंडर रूट ऑफ 5/4, ये है ना 1.25। और Z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 5/4, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। यानी कि एक्सी की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं, एक्सी स्क्वायर की वैल्यू इनफैक्ट पहले लिख लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर लिख सकते हैं। यहां से आप एक्सी में एक्सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन 2 लिख सकते हैं। और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है ना, इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। चलिए, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, तो मैं इसको भेज देता हूं। तो आर सी टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा बाई 2 के बराबर आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या, ओमेगा बाई 2 के बराबर आएगा, यहां तक समझा क्या। अगर ये आपको पता चल गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, नहीं कुछ तो गलत है ना, 2/ओमेगा, सॉरी 2/ओमेगा। ठीक है, 2/ओमेगा आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू अपने पास है 500। ठीक है, तो इसको ऊपर ऊपर भेज देता हूं, इसको ऊपर भेज देता हूं, तो ये आ गया 2/5 इंटू 10⁻⁻²। और 2/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.4 लिख सकते हैं। यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो कि है आरसी कितने के बराबर आई, 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड के बराबर आया। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई ना बेटा। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं अपन क्या है। तो इसको कई बार हम लोग आरएलसी सर्किट भी बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस लगा दिया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया, और एक कैपेसिटर भी लगा दिया, और इन सब को कनेक्ट कर दिए हैं हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है अपने पास। ठीक है, ये अपने को पता है। अच्छा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी आर के अक्रॉस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ये है अपने पास एल और ये है सी। अच्छा, तो तो अपने पास इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वी आर के बराबर होगा। जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, वी एल के बराबर होगा। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो एक्सी के बराबर या वीसी के बराबर होगा। हम लोग क्या जानते हैं, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एल प्लस वीसी के बराबर होगा। सर्किट में अपने पास करंट सेम होता। अब इसको जरा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपने को पता है, ऑल्दो आप लिख सकते हैं ऐसा, फिर भी हम लोग एक और तरीके से इसको करते हैं। अपने को सर्किट में क्या क्या पता था बेटा, अपने को सर्किट में क्या क्या पता था कि सर फेजर डायग्राम अगर हम लोग निकालने लगे तो करंट यहां होता था, और करंट के अलोंग ही क्या होना चाहिए, वी आर होगा रेसिस्टेंस के लिए। ठीक, करंट से क्या लीड करता था, करंट से पोटेंशियल किसका लीड करता था, कैपेसिटर का पोटेंशियल लीड करता था या इंडक्टर का पोटेंशियल लीड करता था, किसका करता था, याद है क्या, याद है क्या। VLIC आपको मैंने कोड बताया था, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। तो वोल्टेज किस में लीड करता है, इंडक्टर में, याद है क्या। तो वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, करंट लीड करता है कैपेसिटर में। अच्छा, तो यहां पे करंट है बेटा अपना, तो वोल्टेज किधर आएगा, इससे π/2 ज्यादा, किसके लिए, VL के लिए, और और VC के लिए π/2 कम। ठीक है क्या, क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या। अगर यहां तक अपने को समझ में आ गया, और मान लो ऐसा मैं बोल दूं कि VL इज मोर देन VC है,
तो अगर VL इज मोर देन VC है, मतलब सर्किट कैसा बिहेव करेगा? ये सर्किट बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट के जैसा। ये सर्किट कैसा बन जाएगा? इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, अगर इंडक्टिव सर्किट बन गया, मान लिया हम लोगों ने VL ज्यादा है, तो VL माइनस VC कुछ बराबर आएगा, तो ये आ गया अपने पास कितना? ये जो पोर्शन है ये VL माइनस VC के बराबर। तो VL माइनस VC ये अपने को पता चल गया। VR यहां पर है कुछ, ये है VR। तो अगर नेट पोटेंशियल हम लोग इसका लिखें बेटा, इसका नेट पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं हम लोग? ये तो ये किसके बराबर है? यहां पर है VL माइनस VC, ये है VR, ये है VR, तो ये आ गया अपने पास V। यानी टोटल पोटेंशियल हम लोग लिखे तो पाइथागोरस से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, करंट अपने पास क्योंकि सेम है, ये बात जानते हैं ना हम लोग कि करंट सेम है, तो पहले अगर टोटल पोटेंशियल मैं लिख दूं तो टोटल पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब करंट सर्किट में अपने को पता है कि सर्किट में करंट तो सेम होगा क्योंकि सभी सीरीज में है। तो करंट अगर सेम है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I इंटू जेड लिख सकते हैं। दूसरे को क्या लिख सकते हैं? दूसरे को क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आई को कॉमन लेकर हम लोग इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या बेटा? आई आई कॉमन लेकर आपको दिख रहा होगा कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो Z इंपेडेंस ऑफ द सर्किट कितना आया? वाया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आया अपने पास Z, ये आया अपने पास Z। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया अपने पास? तो ये एंगल अपने पास कुछ फाई है मान लिया, तो टेन फाई को आप कितना लिख सकते हैं बेटा? टेन फाई को आप क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं VL माइनस VC अपॉन आर लिख सकते हैं, और VR लिख सकते हैं, सॉरी VR लिख सकते हैं। और आप करंट को कॉमन लेकर कैंसल आउट कर दें तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा? ठीक है। करंट अगर आपको लिखना हो जाए, करंट सर्किट में कितना है, तो आप अपन EMF अपॉन जेड भी बता सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया ना? ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये जो ट्रायंगल है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल को देखना है, इसे हम लोग इंपिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, इंपिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को इंपिडेंस बोलते हैं, जहां से हम लोग जेड फाइंड करते हैं। कॉपी कर लीजिए। अभी तक LCR सर्किट की हम लोग बात करें, है ना, या RLC सर्किट की बात करें। इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं वेरिएशन वेरिएशन ऑफ impedance variation of impedance with frequency of source, with frequency of source। सोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ इंपिडेंस का चेंज कैसे हो रहा है, वो बात को हम लोगों को देखना है। चलो, तो जरा प्रेम से अपन समझते हैं। सबसे पहले अगर रेसिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस आर की, ठीक है, तो ये हम लोग सिर्फ रेसिस्टेंस के सर्किट की बात कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंड है क्या? आर क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? तो नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी या ओमेगा। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका इंपिडेंस अगर ग्राफ बनाए हम लोग, तो ये क्या होगा? ये अपने पास इंपिडेंस है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है किसी भी सर्किट का। कैसा सर्किट हो सकता है सर इसका? इसका सर्किट कैसा हो सकता है? अपने पास एक रेसिस्टेंस है, एक EMF लगा दिया। ठीक है, आइए दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा बात करते हैं। अगर अगर आ, किसका लिया जाए अपने पास? इंडक्टिव सर्किट का लिया जाए, इंडक्टिव सर्किट। अगर इंडक्टिव सर्किट के लिए दिया,
तो इंडक्टिव सर्किट के लिए एक्सएल क्या होता है अपने पास, जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, एक्सएल के बराबर होता है। एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। तो देख बेटा, जेड और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएं, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो क्या होगा, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, z की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू f लिख सकते हैं। यानी कि बेटा ये कैसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना सबको, थर्ड भी लिख देते हैं। यहां तक सबको समझ में आया ना। अपने पास अगर कैपेसिटिव सर्किट हो गया, कैपेसिटिव सर्किट हो गया, अच्छा चलो, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए बेटा Z की वैल्यू क्या होती है, वो होती है XC के बराबर। और XC कैसा होता है बेटा, 1/ओमेगा C के बराबर होता है। यानी कि Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी और Z। कई बार हम लोगों ने बात किया, ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसे सर, ये ग्राफ कैसा आया, देखो बेटा इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कई बार ये एग्जांपल दिया है, वापस से दे रहा हूं कि मान लो एक आदमी या सपोज कोई बालक अपना चंगू को ही केक बहुत पसंद है ना। तो चंगू को केक बहुत पसंद है, तो मैंने बोला ले बेटा चंगू तू 10 kg का केक खा। चंगू की कैपेसिटी कितनी है, वो 1 kg एक दिन में खाता है। तो पूरा केक कब खाएगा, अपन बता सकते हैं, पूरा का पूरा केक खा जाएगा वो कब, 10 दिन में खाएगा, है ना बेटा। अगर हम लोग 10 चंगू को लगा दे केक खाने के लिए, तो अगर 10 चंगू आ गया तो केक कितने में खत्म हो जाएगा, 1 डे में आएगा। तो इसको कैसा बोलते हैं अपन, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी काम और टाइम, वर्क एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या नंबर ऑफ पर्सन टू डूइंग वर्क टू कंप्लीट दैट वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऐसे ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। कैसे आप चेक करते हैं सर इसका ग्राफ, देखो अगर फ्रीक्वेंसी बेटा बहुत कम ले आए, फ्रीक्वेंसी कम ले आए ना, तो आपको क्या दिखेगा, z की वैल्यू बढ़ गई है। सिमिलरली अगर z की वैल्यू आप कम ले आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। समझ में आया क्या, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व। समझ में आया। हम लोग फोर्थ पे बात कर लेते हैं, जो जनरल बात कर रहे थे हम लोग, कि अगर अपना एलसीआर सर्किट का या आरएलसी सर्किट की बात हो जाए, तो फोर्थ पे हम लोग चल जाते हैं, फोर्थ पे जाते हैं। तो Z की वैल्यू क्या थी अपने पास, याद करो, इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या था, वो था R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था। या अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है, दोनों में से कोई भी ले ले। ठीक है, समझो जरा बात को क्या है, वापस से समझना बात को क्या है। देख बेटा, अपने पास ये था आर, नीचे है अपने पास एक्सी, ऊपर है अपने पास एक्सएल। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से कम है, यानी एक्सी इज मोर देन एक्सएल है, तो यहां पर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, है ना, एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, और यहां पर आर रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा जेड। तो अगर एक्सी माइनस एक्सएल है तो कैपेसिटिव सर्किट है, सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करेगा, कैपेसिटेंस के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अगर अगर सर्किट कैसा है अपना, अगर अगर मैं बात करूं कि एक्सएल इज मोर देन एक्सी हो जाए बेटा, तो एक्सएल इज मोर देन एक्सी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, वो आएगा एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर आएगा, है ना। यानी कि उस केस में ये वाला पार्ट अपने लिए जेड के जैसा आ जाएगा, ये आ रहा है कितना, एक्सएल माइनस एक्सी, ये आर। तो अभी सर्किट कैसा करेगा, अगर एक्सएल बड़ा हो जाए एक्सी से तो क्या होगा, ये इंडक्टिव बिहेव करेगा। ठीक है,
समझ में आया क्या? अच्छा, तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी का, तब क्या क्या कंडीशन होगा? तब जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आर आ जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू क्या होती है? वो होती है वी अपॉन पोटेंशियल अपॉन जेड। अब जेड की सबसे कम वैल्यू है आर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया। तो अगर जेड की वैल्यू लेस है तो इस केस में इसको मैं केस ए ले लेता हूं। तो इस केस में क्या हो गया? अगर जेड की वैल्यू सबसे कम है तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इसी को बोलते बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कंडीशन तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या है? एक्सएल बराबर है किसका? एक्सी का। यानी उस केस में करंट कैसा है? मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम है। तो एक्सएल और एक्सी को बराबर करके देखते हैं। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं आप? ओमेगा एल लिख सकते हैं। एक्सी को क्या लिख सकते हैं? एक्सी को क्या लिख सकते हैं? एक्सी को आप ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 1/√ऑफ LC आया। ठीक है, इसी ओमेगा नॉट को हम लोग रेजोनेंस या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत काम का है ये बेटा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। या आप चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC। ठीक है, यह है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या यहां तक समझ में आया क्या बेटा सबको? अगर यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया तो एक दो पॉइंट और सोचें। अपने पास एक्सी माइनस या एक्सएल माइनस एक्सी है। अगर मैंने ये कर दिया कि फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दिया, किससे? अगर फ्रीक्वेंसी इज मोर देन, देखो, फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एफ नॉट हो, फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एफ नॉट, एफ नॉट किसके? ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो अपने को पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? ओमेगा एल मोर देन ओमेगा सी हो जाएगा। ओमेगा एल मोर देन ओमेगा इंटू सी हो जाएगा। मतलब सर्किट कैसा होगा? यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? एक्सएल मोर देन एक्सी हो जाएगा। यानी कि अगर अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो जाए, फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो जाए, उस बात को समझे। फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो जाए, सॉरी ये ओमेगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो गया इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है कि सर्किट अपना कैसा हो गया? इंडक्टिव सर्किट हो गया। इंडक्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी अपना कम हो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम हुआ, फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम हुआ तो अपने को पता है क्या हो सकता है? तब तब ओमेगा सी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सी बढ़ जाएगा किससे? किससे? एक्सएल से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सर्किट कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव बिहेव करेगा। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? आया क्या बेटा? या वापस से बताऊं? देख बेटा, वो एक्सी क्या होता है, मैं वापस से बता दे रहा हूं आपको। एक्सी क्या होता है? ओमेगा इंटू सी होता है, और ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही ओमेगा कम होगा एक्सी बढ़ जाएगा, है ना? आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा। यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बताऊंगा। तो बात करते हैं। देखो, अगर इस पूरे को हम लोग ड्रॉ करें फ्रीक्वेंसी और जेड में, है ना, इन जनरल बात करें, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी और जेड, अपने को पता है एक ऐसा जगह होगा जहां पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के, एफ नॉट के। तो एट रेजोनेंस रेजोनेंस इंपेडेंस कैसा होता है? जेड बहुत कम होता है, जेड कम होता है ना, सबसे लेस होता है जेड इनफैक्ट। यानी कि उस टाइम पे सर्किट में करंट सबसे ज्यादा होता है रेजोनेटिंग कंडीशन में। ठीक है, उससे पहले क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेटिंग कंडीशन हो, अगर 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 फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी किससे कम हो? अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो, आ जाओ भाई साहब,
अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, तब क्या होगा। देख बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी था तो कैपेसिटिव सर्किट कैसा बना था, इंडक्टिव बना था। मतलब इस पार्ट के लिए सर्किट अपने पास कैसा है, इंडक्टिव है। और ये डायरेक्टली सवाल ग्राफ में आ जाता है कि कौन सा पार्ट, इसका नाम दे दिया जाएगा। और इस पार्ट के लिए क्या है, इस पार्ट के लिए सर्किट कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव है। तो अगर मैं बोलूं ए बी एंड सी के लिए, तो सवाल में पूछ दिया जाएगा ए बी बताओ कैसा सर्किट है, रेसिस्टेंस सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी कैसा है, कैपेसिटिव सर्किट है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, सबको ये बात समझ में आ गई ना। आइए बेटा, अभी हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रेजोनेंस, सम पॉइंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के रेजोनेंस रेजोनेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करो बेटा। सबसे पहली बात कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, वो था अंडर रूट ऑफ एलसी के बराबर था। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी। यानी बेटा एलसी या फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी के बराबर लिख सकते हैं। एक तो ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, चलो सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जेड कितना होता है, मिनिमम होता है। कितने के बराबर होता है, Z बराबर हो जाता है R के बराबर। एट रेजोनेंस करंट कैसा होता है, I कैसा होता है, मैक्सिमम हो जाता है। कितने के बराबर हो जाता है, V/Z के बराबर हो जाता है। क्योंकि करंट मैक्सिमम होता है तो पावर भी कितना होगा, रेजोनेंस के कंडीशन में पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू कितना, I² × R है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें और भी हम लोग चाहें तो कई बार करंट का भी ग्राफ दिया जाता है। तो मान लो बेटा करंट एंड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दिया है, करंट एंड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दिया है। अपने को पता है एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते मैक्सिमम होगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले फ्रीक्वेंसी कम होगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। चलो, तो ये करंट का वैल्यू कुछ ऐसा ग्राफ, और अच्छा से इसको थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, रुक जाओ। अरे हाँ, तो इसका और ग्राफ हम लोग देखें तो यहां पे करंट मैक्सिमम है, उसके बाद करंट की वैल्यू कम होती गई है। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी, ये वाला पार्ट कौन सा है, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, एफ नॉट से। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा था एफ नॉट से तो सर्किट कैसा था, इंडक्टिव था। ठीक है, ये पार्ट कैसा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी लेस देन है किससे, एफ नॉट से। यहां पे करंट मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम है। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है जहां पर फ्रीक्वेंसी कम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो ये सर्किट कैसा था, कैपेसिटिव था, कैपेसिटिव था। समझ में आया क्या, कैपेसिटिव, बिल्कुल ठीक। समझ में आया ना बेटा। है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो देखो बेटा ये होता क्या है, अपने को पता, अच्छा करंट इन एलसीआर सर्किट, जनरल जो बात है, मैक्सिमम करंट या मीन करंट जो भी हम लोग पहले लेना चले, चलो मैक्सिमम ही अभी ले लेते हैं। वो क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन जेड के बराबर होगा। और जेड क्या है अपने पास, जेड क्या है अपने पास, तो जेड है सर अपने पास R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, जो भी बड़ा हो। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, Vm अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस एक्सएल को क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा एल, माइनस एक्सी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी, ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास।
और एक ऐसा टाइम होता है जब ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ एलसी के बराबर हो जाए। ये क्या होता है? रेजोनेटिंग कंडीशन होता है। रेजोनेटिंग कंडीशन होता है। कंडीशन। अच्छा बेटा, अगर ये बात अपने को पता है, अगर ये बात अपने को पता है, तो हम लोग करंट वाला ग्राफ एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। करंट का ग्राफ याद करो कैसा था। करंट एंड ओमेगा का ग्राफ हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर लिखते हैं, तो आई एक वैल्यू, आई और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाए हैं। एक ऐसा टाइम आया था, कौन सा टाइम आया था सर? जब ओमेगा किसके बराबर हो गया था? ओमेगा नॉट के बराबर हो गया था। इसी को आपने क्या बोल दिया था? रेजोनेटिंग कंडीशन। इससे पहले जो सर्किट था अपने पास, वो था कैपेसिटिव। इसके बाद जो सर्किट था, इसके बाद जो सर्किट था वो था इंडक्टिव। यहां पर जो करंट मिल रहा था सर, वही है मैक्सिमम करंट, आई एम। ठीक है, तो यहां तक अपने को समझ में आया था ना? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक सबको समझ में आया ना? हाँ ना लिख दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ना लिखो। आया 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 आया, चलो बहुत सारे बच्चों को आ गया है। आइए अब थोड़ा और लॉजिकल सोचते हैं बेटा, थोड़ा और लॉजिकल सोचते हैं। अपने को पता एक ऐसा टाइम भी होगा जहां पर देखो, मान लो यहां पे हम लोग कोई वैल्यूज ले रहे हैं करंट की, तो सेम वैल्यू के लिए ओमेगा 2 है। अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस ओमेगा दो है। क्या सबको दिख रहा है? क्या ये मान लो ओमेगा 2 है, ये मान लो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 है, तो सेम करंट के लिए दो ओमेगा होगा। मान लिया हम लोगों ने एक करंट जो लिया वो आई एम अपॉन रूट टू के बराबर लिया। किसके बराबर है? ये आई आर एम एस है, आरएमएस वैल्यू के बराबर है। तो ओमेगा अपने पास दो है ना बेटा? ओमेगा 1 ओमेगा 2। और क्योंकि ये रेजोनेटिंग कंडीशन है और सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन के केस में मान लो अपन ने इसे डेल्टा ओमेगा लिखा, तो ये भी अपने पास कितना होगा? डेल्टा ओमेगा के बराबर ही होगा। यानी कि बेटा आप ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं बेटा। ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं आप? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूं बेटा ओमेगा 1 माइनस या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके बताओ, तो आप कितना बोलोगे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके बताओ तो कितना बोलोगे आप? 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बोलोगे। ये जो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा है, ये जो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ सर्किट। बैंड विड्थ ऑफ सर्किट। क्या ये बात समझ में आया क्या? कि बैंडविड्थ ऑफ सर्किट क्या है? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। समझ में आया क्या यहां तक? बताओ हाँ ना लिख दो जल्दी। चलो, बहुत लोगों को यहां तक समझ में आया तो कॉपी कर लेना बेटा, साइड वाला पार्ट को अभी रब करना होगा, तो उसे कॉपी कर लीजिए प्लीज पहले, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। बैंडविड्थ ऑफ सर्किट ग्राफ आप ड्रॉ तक कर सकते हैं। चलो ग्राफ भी ड्रॉ कर लो, एक साइड को इरेज करना होगा। ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। देखिए बेटा, अपने पास आई की वैल्यू क्या थी? करंट की वैल्यू क्या थी? वी नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी अपन जेड था। तो अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू के लिए लिखे, आरएमएस वैल्यू के लिए, तो वी आरएमएस भी लेना होगा। तो हम लोग आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी आरएमएस अपॉन जेड, अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस, प्लस मान लो ओमेगा 1 के लिए लिख लेते तो ओमेगा 1 इंटू एल का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आई आर एम एस वी आर एम एस के बीच में क्या रिलेशन है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट या आई नॉट अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट अपॉन रूट टू इन, आई नॉट अपॉन रूट टू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू, वी नॉट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। या चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई बात नहीं, रुक जाओ।
इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहाँ गया? हाँ, तो देखो आई नॉट अपॉन रूट टू हम लोग लिख सकते हैं, और आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई को हम लोग लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चलो वी नॉट ही था अपने पास। आ जाओ, अब हम लोग आई आर एम एस की जगह पे, आई आर एम एस की जगह पे ये जो अप्लाइड सर्किट है, ये जो अपने पास अप्लाइड पोटेंशियल है, वो है अपने पास वी नॉट। तो इसको बराबर करके देखते हैं, ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन आर, यहां पे है तो वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर इज इक्वल टू यहां पे जो पोटेंशियल अप्लाइड है वी नॉट अपॉन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी का होल स्क्वायर। वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, वी नॉट बाबा कौन सा 3 कैंसिल 1 आउट, से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे बेटा, तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर कर रहे तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस इंटू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां से और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 इंटू सी इज इक्वल टू, देख बेटा ये आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया बेटा? क्या यहां तक समझ में आया बेटा? थोड़ा लंबा डेरिवेशन है इसका। तो मान लो ओमेगा 1 या ओमेगा 2 दोनों बराबर है, तो आप कुछ भी लिखे तो चलेगा। मुझे जहां तक रब करने के बाद यार शायद ये ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा ही था। तो यहां पर उस वैल्यूज को रखें और स्टार्ट करें सिंप्लीफाई करना। तो आप जैसे ही रखोगे, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये आ जाएगा इनटू एल माइनस, यहां पर कितना आएगा बेटा? ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इनटू सी इज इक्वल टू आर के बराबर। ठीक है, ओमेगा नॉट को बेटा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेते हैं। चलो कलर चेंज कर ले, थोड़ा डिफरेंट लगे। तो ओमेगा नॉट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लिया, एल बाहर था ही, ये बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, माइनस माइनस, इसको और सिंप्लीफाई करो बेटा, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लो तो ओमेगा नॉट इंटू सी आ गया, तो ये कितना है? 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट आ गया, आया ना बेटा? इज इक्वल टू आर के बराबर। ठीक है, आ जाओ। और ओमेगा नॉट को क्या लिखा था सर? ओमेगा नॉट को क्या लिखा था बेटा आपने? या ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या लिखा था आपने? 1 अपॉन एल सी के बराबर था ओमेगा नॉट का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा ओमेगा नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे देखो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया है, वो किसके बराबर है? 1 अपॉन एल सी के बराबर है। और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ओमेगा नॉट इंटू एल, ये है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट ऊपर था, नीचे वाला था 1 अपॉन एलसी, तो ऊपर आ गया कितना? एलसी के बराबर आ गया। नीचे देख बेटा क्या है? एक सी है, सी ने सी को उड़ा दिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का पावर -1 इज इक्वल टू आर। क्या ये बात सबको समझ में आया है क्या बेटा? इस वाले को, ये डिनोमिनेटर में है रिमेंबर, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो आप -1 हो जाएगा। ये समझ में आया है ना बेटा? आया है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करता हूं, और सिंप्लीफाई करके देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहां पर देखो हम लोग, ये ब्रैकेट के अंदर था, तो इसको ले जाए अंदर, ओमेगा नॉट इंटू एल माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, या प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा एल इंटू डेल्टा ओमेगा, आ रहा माइनस, यहाँ पे देख ओमेगा नॉट और एल है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ओमेगा नॉट एल। ठीक है, और देख बेटा ये कौन सा कंडीशन होता है? ओमेगा नॉट एल, चलो मैं इसको और पहले लिख ही देता हूँ, 1 माइनस, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक मैंने आपको बताया था, 1 प्लस एक्स का पावर अगर एन हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, अगर एक्स बहुत बहुत छोटा हो।
तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये जो पार्ट है वो छोटा है, तो माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो ये यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो बेटा, अगर आप यहां से देख सकते हो तो 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू डेल्टा ओमेगा किसके बराबर आ रहा, आर के बराबर आ रहा, यानी 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा किसके बराबर आ रहा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, या सिर्फ डेल्टा ओमेगा हम लोग बात करें, ये किसके बराबर आ रहा, ये किसके 2 टाइम्स कर लेते, बैंडविड्थ को डायरेक्टली लिख लेंगे, है ना, 2 टाइम्स ही रहने दो कोई बात नहीं। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा किसके बराबर आ रहा बेटा, ये आ रहा आर अपॉन एल के बराबर आ रहा, मतलब बैंडविड्थ किसके बराबर आ रहा, यही था ना अपने पास बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ बैंडविड्थ किसके बराबर आ रहा, आर अपॉन एल के बराबर आ रहा। क्या यहां तक समझ में आया क्या बेटा, आया क्या, लिख दीजिए। देख बेटा, अपने पास बैंडविड्थ कितना आ गया, डेल्टा, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, वो अपने को पता चल गया है ना, बैंडविड्थ अपने को, और बाकी है बस 5 मिनट बाकी है बेटा, और बाकी है 2-3 टर्म यहां से डिफाइंड होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, है ना, ओमेगा ओमेगा या ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, अगर इसको मैं बोलूं तो ये किसके बराबर होगा, देख डेल्टा ओमेगा की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं ना, आर बाई एल, ओमेगा नॉट से डिवाइड कर दो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या थी, आर इंटू एल। ये अपने पास जो कहलाया 2 टाइम्स या ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, इसको अपन बोलते हैं शार्पनेस, इसको हम लोग बोलते हैं शार्पनेस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यानी एक बात ध्यान देना बेटा, डेल्टा ओमेगा जितना कम होगा रेजोनेंस उतना ज्यादा शार्प होगा, ठीक है। और और यही जो ओमेगा नॉट एल अपॉन आर है, इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। तो क्वालिटी क्यू को क्या बोलते हैं, वो है ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। अच्छा, तो कई बार इसमें छोटे छोटे सवालात आ जाते हैं बेटा, ओमेगा नॉट को अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ओमेगा से कर दो, देख लो क्या आ जाएगा। अगर मान लो इसी में मैंने ओमेगा नॉट से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एल सी के बराबर होता है। यहाँ पे आर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओमेगा नॉट प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, तो एल एल कैंसिल आउट हो गया। क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू आर इंटू सी आया। तो ये 2-3 डेफिनेशंस होते हैं क्वालिटी फैक्टर के, या एक्सप्रेशंस होते हैं क्वालिटी फैक्टर्स के, जो कि काम में आ जाते हैं। तो ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, जिसको आप शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस भी बोलते हैं। और क्वालिटी फैक्टर भी अपन जान गए वो किसके बराबर होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है तो आर बहुत कम होगा, आर बहुत कम होगा, सी बहुत कम होगा। क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो एल भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया क्या यहां तक, यही है आज का क्लास, है ना, आज का क्लास यहीं तक, जहां पर आप कॉपी कर लीजिए, जहां तक हम लोग क्वालिटी फैक्टर जाने हैं, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस जाने हैं, है ना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जाने हैं, और बैंडविड्थ जाने हैं। तो ये 3 चीजें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस पे आज हम लोगों ने चर्चा करा, ठीक है।